नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। अभी कुछ दिन पहले बिहार एपीयू का एग्ज़ाम हुआ था और उससे पहले यूपी एपीयू का आपका प्रीलिम्स भी हुआ था। तो अगर मैं दोनों एग्ज़ाम की बात करूं, तो एक बात तो समझ में यहाँ पर आ गया है कि आपके एग्ज़ाम का जो लेवल है, खासकर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में स्टैंडर्ड थोड़ा-सा बढ़ रहा है आपका। पैटर्न थोड़ा-सा बदल भी रहा है और एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा-सा आपका ट्रिकी हो रहा है। तो आपकी जो स्टडी है, आपका जो प्रिपरेशन है, उस हिसाब से आपको उसमें थोड़ा-सा बदलाव करना होगा। अपनी स्ट्रैटेजी में आपको बदलाव करना होगा। जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ नहीं समझेंगे, तब तक आपको इस तरह के चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। देखिए, एग्ज़ाम या कॉम्पिटिशन का मतलब ही होता है, खासकर अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ, तो यह आपका एक तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है? और इसके बाद ही फिर आपको मेंस में लिखने का मौका मिलता है, देन आफ्टर फिर आपका इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन। तो प्रीलिम्स को लेकर जो पहले जो तैयारी आप बहुत लाइटली लेते थे, लगता था कि अरे थोड़ा बहुत पढ़ना है, एक पैटर्न है, एक ट्रेंड है, उसको फॉलो करना है और आखिरी के 10 साल का एमसीक्यू सॉल्व कर लिए और उससे शायद हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आपको अपने पैटर्न को थोड़ा-सा बदलना होगा। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेशन तैयार किया है और यह बिल्कुल आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड सेशन होने वाला है। ध्यान से पूरे सेशन को अटेंड कीजिएगा और कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लॉकुल का अपना डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ भी आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होकर आज के सेशन को लेकर भी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं या और भी कोई आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड सवाल हो तो वह भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, अगर मैं एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करूँ, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था, तो बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि अ, जो आयोग है, अगर मैं बात करूँ बीपीएससी की, तो उसे भी पता है कि अब बच्चे पहले से ज़्यादा एफ़र्ट ले रहे हैं। तो उस हिसाब से जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है और उसका स्टैंडर्ड है, उसका जो लेवल है, वह भी पहले से बढ़ा है आपका। आपने खुद अनुभव किया होगा, आप तो पेपर देकर आ रहे हैं ना। तो अगर बात करें आज के सेशन की, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, बड़ा बेसिक सा है इसमें। सबसे पहले अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप जानिए। तो पहला जो बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं करूँ, तो यह लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। पहली बात इसको लेकर। और इसका डेट ऑफ जो इनेक्टमेंट है और जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, ठीक है, यानी हमने संविधान को कब अपनाया था, कब इसे लागू किया था, यह भी आपको जानना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके डेट ऑफ इनेक्टमेंट की, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कब अपनाया था, तो इसे अपनाया था हमने 26 नवंबर 1949, ठीक है। डेट ऑफ इनेक्टमेंट है आपका 26 नवंबर 1949। वहीं अगर मैं बात करूं डेट ऑफ इन्फोर्समेंट की, क्या चीज, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, यानी यह लागू कब से हुआ। देखिए, ये सब बेसिक बातें हैं, आप इसे इग्नोर कर दें। तो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ये लागू कब से हुआ, तो यह लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950। इन दो बातों को आप बिल्कुल एकदम ध्यान में रखिएगा और थोड़ा माइन्यूटली केयरफुल होकर सेशन को अटेंड कीजिए आप लोग। अब देखिए, यह तो दो बातें हो गई। उसके बाद अगर बात करें तो ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे, कितना पार्ट था और कितना शेड्यूल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ओरिजिनली वी हैव 395 आर्टिकल्स। कितने थे आर्टिकल्स? 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल था हमारे पास। लेकिन अगर मैं वर्तमान की बात करूँ, आज की बात करूँ, तो आज की डेट में हमारे पास कितने हैं? 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल है हमारे पास, ठीक है। कितना शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा।
और इतने सारे आर्टिकल, इतना पार्ट और इतना शेड्यूल है, इसी वजह से क्या है कि इंडिया हैज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इस बात को आप याद रखिएगा। अब इसके सोर्सेज जानिए। देखिए हुआ क्या था, जब संविधान हमारा ड्राफ्ट हो रहा था ना, तो उस समय जो अलग अलग देश हैं, वहाँ के जो मैकेनिज्म को, जो वहाँ का सिस्टम था, उसको हमने अपनाया। जो हमारे देश की स्थिति के अनुसार अनुकूल हो, उसे हमने अपने संविधान में जगह दिया। तो जो मेजर सोर्स है हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आपसे पूछा जाएगा ये सवाल, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस बात को याद रखिएगा, क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वहीं बात करें इसके पॉलिटिकल फीचर्स की, तो निश्चित तौर पर है कि हमारे इस पूरे जो हमारा पॉलिटिकल फीचर है उस पर ब्रिटेन का प्रभाव रहा। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, अब मैं बात करूँ इसके फिलोसफिकल फीचर्स की, तो हमने आयरलैंड से क्या लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे आप क्या कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो देखिए आज के सेशन में इन सारी बातों को हम लोग बहुत माइन्यूटली समझेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत ईजीएस्ट फॉर्म में मैंने आपके लिए इसे तैयार किया है ना। फिर भी कोई डाउट हो, कहीं कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप मुझसे पूछिए सवाल, है ना। तो आयरलैंड से हमने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यूएसए से हमने क्या लिया, तो फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। क्या लिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। वही अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखिए कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता दूं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट की, तो आपके जो 7th शेड्यूल की बात करें तो उसमें आपका यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और इस कंकरेंट लिस्ट है। इस पर मैंने सेशन आपके लिए ले रखा है, आप जाइए यूट्यूब पर, वहाँ चैनल है लॉकुल, चैनल आपका अपना है, वहाँ पर जाइए और चीज़ों को समझिए, वहाँ पर एक्सप्लोर कीजिए। वहाँ पर मैंने तीनों लिस्ट के बारे में बता रखा है। देखिए 7th शेड्यूल है आपका, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपका क्या है, 7th शेड्यूल है, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या देखेंगे, 7th शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो 7th शेड्यूल में आपका क्या दिया हुआ है, तो एक है स्टेट लिस्ट है, ठीक है। फिर आपका यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जो होता है ना, इसका मतलब ये हुआ, देखिए यूनियन लिस्ट है तो इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, जैसा कि समझ में ही आ रहा है। स्टेट लिस्ट की बात करें तो इसमें जितने भी आइटम्स हैं उस पर जो राज्य सरकारें हैं उनको कानून बनाने का अधिकार है। वहीं कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो दोनों को, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अधिकार है। एक और लिस्ट आपका है रेजिडरी पावर, तो वो क्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ यूनियन को, ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें नियम बनाने का अधिकार है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर मैं आपको लाता हूँ। तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया से हमने जो कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है। फिर आपका जर्मनी से हमने क्या लिया, तो जर्मनी से हमने क्या लिया, इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन हमने कहाँ से लिया, तो जर्मनी से लिया। वहीं अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से हमने क्या लिया, तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो रिपब्लिक की बात होती है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात होती है, ये हमने कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया, तो ये हमने फ्रांस से लिया। फिर अदर जितने और प्रोविजंस हैं वो हमने लिए कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, जर्मनी से, रशिया से, साउथ अफ्रीका से, देन फ्रांस से। तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो हमने अगर मैं बात करूँ कनाडा से, तो कनाडा से हमने क्या लिया, तो पहला हमने लिया कॉन्सेप्ट यहाँ पर फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी है, हमारे पास राज्य सरकारें हैं, लेकिन जो हमारा सेंट्रल है, हमारा केंद्र सरकार है, वह क्या होगा, स्ट्रॉन्ग है ना। केंद्र सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा जो भी नियम बनाया जाएगा, जो भी कानून बनाया जाएगा, वह पूरे राज्य में लागू होगा, ठीक है। तो ठीक है, हमारे पास एक फेडरल स्ट्रक्चर है लेकिन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, पहला यह हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमने लिया रेजिडरी पावर विद सेंटर, जो मैंने आपको बताया था ना कि आपका स्टेट लिस्ट है,
यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, उसका रेजुडरी पावर। तो ये भी देखिए, ये भी कॉन्सेप्ट है ना, ये दोनों कॉन्सेप्ट बात करता है स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करता है। किसकी? स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करता है, यूनिटरी फीचर की बात करता है, यूनिटरी फीचर की बात करता है। ठीक है, हमारे पास स्टेट है, स्टेट की गवर्नमेंट है, पूरा स्ट्रक्चर है, विधानसभा है, कहीं कहीं विधान परिषद है, सब कुछ है हमारे पास। स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का पावर भी है, उनका अपना मंत्रिमंडल भी होता है, सब कुछ है। लेकिन जो संविधान है वो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर में तैयार किया गया है जिसमें कि ठीक है, हमारे पास एक फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन साथ में एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्या है? यूनियन है, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नेंस हमारे पास है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग सेंटर की यहाँ पर बात हुई। रेजिडरी पावर्स भी है, वो भी किसके पास है? तो इट वेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद बात करें, देखिए ये भी बात करता है प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर। तो यह भी बात करता है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है। देन आफ्टर एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यह भी हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया। ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया कंकरेंट लिस्ट। अभी जो बात हो रहा था ना कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जितने भी प्रोविजंस है कंकरेंट लिस्ट में, उसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का अधिकार है इसमें कानून बनाने का, नियम बनाने का। तो ये कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया। यह आपके 7th शेड्यूल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में। उसके बाद फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, यह भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। देन आफ्टर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी आपका लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और आपका राज्यसभा, इसका जो ज्वाइंट मीटिंग होता है, ठीक है, दोनों का ज्वाइंट मीटिंग जो होता है वह हमने कहाँ से लिया कॉन्सेप्ट? तो यह भी लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, वही अगर बात करें जापान की, तो जापान से हमने लिया प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो यह जो कॉन्सेप्ट है ना, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने जापान से लिया है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग देशों से जो बातें हमें अच्छी लगी, हमें समझ में आया कि नहीं, इन बातों को, ये जो प्रावधान है, इनको हमारे अपने संविधान में हमें जगह देना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर जर्मनी की, तो जर्मनी में आपको ये प्रावधान दिया गया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये प्रावधान हमने जर्मनी के संविधान से लिया है, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करें। ठीक है, फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन होगा, कब होगा? ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल की स्थिति में आपका फंडामेंटल राइट क्या हो जाएगा? तो यह सस्पेंड हो जाएगा फंडामेंटल राइट। ठीक है, सस्पेंड तो हो जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, इमरजेंसी के वक्त भी आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए रशिया, फॉर्मली इसको हम लोग जानते थे पहले, यही सोवियत यूनियन और यूएसएसआर के नाम से यह जाना जाता था। ठीक है, तो हमने क्या लिया सोवियत यूनियन से? तो हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज लिया सोवियत यूनियन से। उसके बाद फिर आइडियल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो प्रियम्बल में आपका प्रावधान दिया हुआ है, हमारे प्रियम्बल में आप पढ़िएगा, यह प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात कही गई है प्रियम्बल में। तो ये हमने कहाँ से लिया? तो ये हमने रशिया से लिया। ठीक है, अब देखिए साउथ अफ्रीका की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो अमेंडमेंट प्रोसेस है, ये हमने कहाँ से लिया? तो साउथ अफ्रीका से लिया। वही अगर बात करें इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो यह दो चीजें हमने, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस पहला, दूसरा इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया। वहीं अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस से हमने जो रिपब्लिक वर्ड है, यह रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट हमने फ्रांस से लिया। दूसरा आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यह आप प्रियम्बल में देखिएगा। तो यह जो टर्म है आपका, ठीक है, इक्वेलिटी, लिबर्टी, इक्वेलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो यह कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? तो यह हमने फ्रांस से लिया। कहाँ से लिया? फ्रांस से लिया। ठीक है,
तो यह कुछ प्रावधान है जो हमने अलग अलग देशों से लिया और उसे अपने संविधान में हमने जगह दिया। तो यह तो हो गए अलग अलग सोर्सेस, ठीक है, जहाँ से हमने सारे प्रावधान लिया। अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जैसा कि आपको मैंने बताया, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया हमने? तो ब्रिटेन से लिया था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है हमने कहाँ से लिया? तो ब्रिटेन से लिया था। तो इसमें क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रिटेन। 3 कंपोनेंट्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के। पहला आपका लोकसभा है, फिर राज्यसभा है, देन आफ्टर आपके प्रेसिडेंट हैं। लोकसभा की बात करें तो इसे लोअर हाउस कहा जाता है, राज्यसभा की बात करें तो इसे अपर हाउस कहा जाता है। और हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड? तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर किनके पास है? तो इट वेस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारे इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा इस बात को, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? तो ब्रिटेन से लिया। वहीं अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए, अगर बात करें हम लोग फोर्थ कॉन्सेप्ट की, तो यह बात करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करता है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास हाई कोर्ट है, देन आफ्टर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। अगर मैं बात करूं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम की, तो हमारे पास क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, एक पूरा चेन बना हुआ है जुडिशरी का, ठीक है। अगर बात करें सबसे टॉप लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 124 में इसे लेकर प्रावधान दिया गया सुप्रीम कोर्ट। देयर शैल बी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यह कहाँ कहा गया है? यह बात आर्टिकल 124 में कहा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। वहीं अगर हाई कोर्ट्स की बात करें तो इसलिए के प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 214 में। वहीं अगर हम लोग बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, उसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसको लेकर पूरा प्रावधान दिया गया आर्टिकल 233 से लेकर आर्टिकल 237 तक। वही अगर हम लोग बात करें 3 टियर गवर्नमेंट की, देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी की अगर हम लोग बात करें तो इतना शानदार स्ट्रक्चर बना हुआ है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका पहले मामला होता है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, देन आफ्टर फिर देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे प्रोसेस बना है। आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 32 में आप जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं अगर हाई कोर्ट्स की बात करें तो आर्टिकल 226 इसके तहत आप जा सकते हैं। इसलिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं उनका संरक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। अब 3 टियर गवर्नमेंट हमारे पास क्या है? 3 टियर गवर्नमेंट है। उसमें अगर बात करें तो पहले आपका टॉप लेवल पे सेंट्रल आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन आपका स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल गवर्नमेंट, जैसे आपका म्यूनसिपैलिटी हो गया, पंचायत हो गया, ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट के बाद आपका पार्ट 9 शेड्यूल 11 में आपका पंचायत आया है, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट, इससे लेकर भी सवाल बनता है, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट जो कि आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करता है, और 73rd अमेंडमेंट के बाद पंचायत लेवल पर गवर्नमेंट की बात हुई, ठीक है, पंचायती सरकार जिसे कहा जाता है। पार्ट 9 में इसका प्रावधान दिया गया है शेड्यूल 11 के तहत। उसका म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, जिसे आप कहते हैं नगर सरकार, ठीक है। तो म्यूनसिपैलिटीज में आपके जैसे मेयर होते हैं, महापौर, ठीक, तो इससे लेकर प्रावधान दिया गया है म्यूनसिपैलिटी को लेकर। ये 74th अमेंडमेंट के बाद आपका म्यूनसिपैलिटीज संविधान में इसको जोड़ा गया, और यह आपका पार्ट 9A में है और शेड्यूल 12 के तहत यह आता है, इसको लेकर प्रावधान दिया गया। वहीं अगर हम लोग बात करें इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो सबसे पहले आपका आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्यों? फॉर फेयर इलेक्शन, ठीक है। इसे लेकर प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वहीं अगर हम लोग बात करें कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसे लेकर प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 148। ये जितने भी टॉपिक है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इससे आपके सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। इसमें किस आर्टिकल के तहत आएगा, क्या प्रावधान दिया गया, ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें यूपीएससी की, ऑल इंडिया सर्विस की, तो इसे लेकर प्रावधान दिया गया आर्टिकल 312 के तहत। वहीं अगर हम लोग बात करें राज्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग, तो इसे लेकर प्रावधान दिया गया आर्टिकल 315 के तहत। अब एडल्ट फ्रेंचाइज, जो वोट देने का अधिकार है, मतदान का अधिकार है ना। अभी इधर जो आपका बांकीपुर का जो उपचुनाव हुआ था, काफ़ी जो है राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय था, तो ये आपका पावर है, ठीक है। अब सोचिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है ना, और वहाँ चुनाव था, लेकिन एक नई पार्टी जो है वहाँ से इलेक्शन, बाईपोल इलेक्शन हो लेकिन उपचुनाव ही हो क्यों ना, लेकिन उसे वो जीत गया। तो ये आपके मतदान का पावर है, आपके मतदान के अधिकार की वह शक्ति है।
इसको आपको समझना होगा, है ना? आप बार-बार सरकार को कोसते हैं, लेकिन उस सरकार को चुनते तो आप ही हैं। तो मतदान के समय अपने विवेक का काम कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ज़रूर सोचिए। तो यह बात करता है आर्टिकल 326 में इसको लेकर प्रावधान दिया गया है, मतदान के अधिकार को लेके कहाँ प्रावधान दिया गया है? तो आर्टिकल 326 के तहत दिया गया। यह बात करता है यूनिवर्सल एडल्ट सफ़्रेज की बात करता है, वन पर्सन वन वोट, ठीक है? एक व्यक्ति एक ही बार वोट दे सकता है, एक ही वोट दे सकता है, उसको एक वोट का अधिकार है। लेकिन ये सबसे बड़ा अधिकार है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं ना कि इसमें पावर की जो बात होती है, सबसे ज़्यादा अगर शक्ति किसी के पास है, आपके पास, तो वह है आपके मतदान का अधिकार। लेकिन सबसे ज़्यादा हल्के में आप इसे ही लेते हैं। वोटिंग एज क्या है? तो वोटिंग एज आपका 21 साल, पहले क्या था 21 साल था वोटिंग एज, लेकिन अब 18 साल हो गया। लेकिन पहले ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में आपका 18 साल नहीं था, पहले 21 साल था, लेकिन इसको 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको घटाकर 21 साल से 18 साल हो गया। यानी 18 साल के अगर आप हो गए हैं, तो आपको अधिकार है अपने गवर्नेंस को चुनने का। सरकार में कौन लोग बैठेंगे, कौन लोग आपके वोट से विधानसभा जाएँगे, कौन लोकसभा जाएँगे, वह आपका वोट तय करता है, ठीक है? फिर सिंगल सिटीज़नशिप की बात है। हमारे यहाँ कोई डुअल सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही है। ये नहीं कि इंडिया का एक अलग नागरिकता है और राज्य की, यानी मान लीजिए मैं बिहार में रहता हूँ, तो बिहार के लिए मुझे अलग से नागरिकता लेना होगा, ये कोई बात नहीं। सिंगल सिटीज़नशिप, यह काफ़ी, मैं बिहार में रह रहा हूँ और ये काफ़ी है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। तो सिंगल सिटीज़नशिप फॉर ऑल सिटीज़न्स ऑफ इंडिया एप्लीकेबल टू यूनियन एंड स्टेट्स, इसको लेकर प्रावधान दिया गया आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, ठीक है? लेकिन यूएसए की अगर बात करें, तो यूएसए में आपका डुअल सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ अपने मैकेनिज़्म की, जो हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, वो क्या कहता है? वो सेक्युलर स्टेट की बात करता है। क्या बात करता है? यानी कि हमारे यहाँ किसी एक रिलीजन को प्राथमिकता नहीं है। जो हमारा गवर्नेंस है, उसके तहत जो हमारी राज्य व्यवस्था है, उसके तहत किसी एक रिलीजन को प्राथमिकता देने वाली बात नहीं है। सभी धर्म समान है, इसलिए हमारा जो स्टेट है, हमारा जो नेशन है, वो क्या है? सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद एक शब्द को जोड़ा गया, वह शब्द क्या था? उसमें आपका सेक्युलर था। उसके अलावा और भी कुछ शब्दों को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। जो सेक्युलर शब्द है, उसी का मतलब हो गया कि हमारा जो देश है, हमारा जो इंडिया है, वह क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मीनिंग देयर बाय द स्टेट रिमेन्स न्यूट्रल टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स। किसी धर्म के किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव का बात यहाँ पर नहीं कहा गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए हमारा एक फीचर, हम रिजिड फीचर अगर बात करें तो स्पेशल अमेंडमेंट प्रोसीजर जो हमने यूएसए से लिया, तो ये हमारे संविधान का रिजिड फीचर बताता है। वहीं फ्लेक्सिबल फीचर्स की बात करें तो सिंपल अमेंडमेंट प्रोसेस भी हमारे पास है, जो कि हमारा क्या है, वो हमने ब्रिटेन से लिया है। अब 3 मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट, इसको भी समझ लीजिए। पहला है सिंपल मेजोरिटी, ठीक है? तो सिंपल मेजोरिटी हमने कहाँ से लिया? तो ब्रिटेन से लिया है। सिंपल मेजोरिटी में क्या, मोर देन 50% मेजोरिटी आपको चाहिए, ठीक है, अमेंडमेंट हो जाएगा। पहला तो मेथड ये हो गया अमेंडमेंट का। दूसरा मेथड है स्पेशल मेजोरिटी, तो यहाँ पे 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदन का, यानी लोकसभा और राज्यसभा का 2/3 बहुमत चाहिए। वहीं अगर बात करें स्पेशल मेजोरिटी की, तो यह बात करता है स्टेट रेटिफिकेशन की बात करता है, कंसेंट ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है। और अभी तक टोटल अमेंडमेंट कितने हुए? तो 106 अमेंडमेंट हुए हैं टिल 2025। वहीं बात करें क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर की, तो केसी वेयर ने क्या कहा था क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर? तो फेडरल फीचर्स है हमारे पास, डुअल गवर्नमेंट है। क्या है? डुअल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन स्ट्रक्चर है, स्टेट स्ट्रक्चर है। उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर्स है, स्टेट और सेंट्रल में पावर डिवाइड है। यहाँ पे 7 शेड्यूल की बात करें तो आपका यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, देन आपको रेजिडरी पावर दिया गया हुआ है। फिर इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी की बात करता है कि भाई हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो फिर हाई कोर्ट भी है, हाई कोर्ट है तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी है। अगर यूनिटरी फीचर की बात करें तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेंटर है और उसके साथ सिंगल सिटीजनशिप की बात होती है। एक इंटीग्रेटेड यहाँ पर क्या है, जुडिशरी है, जिला न्यायालय से लेके फिर आपका उच्च न्यायालय से लेके सर्वोच्च अदालत देश की, सुप्रीम कोर्ट। फिर अगर बात करें हम लोग कॉमन ऑल इंडिया सर्विस की, तो यह भी हमारा एक यूनिटरी फीचर है, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय सेंटर, जितने भी गवर्नर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो सेंटर के द्वारा किया जाता है। तो यह क्या है हमारा? तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यूनिटरी फीचर्स। अगर यूएसए की बात करें तो यह फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है, इंडिया क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। वहीं चाइना की बात करें तो यह यूनिटरी स्ट्रक्चर की बात करता है। अगर इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें हम लोग, तो इमरजेंसी प्रोविजन इट इज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, जिसमें कि जो किस आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगेगा आपको? तो वार
फिर एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। फिर बात करें अगर स्टेट इमरजेंसी की, तो यह है आपका आर्टिकल 356 के तहत। यह कब लागू होता है? तो यह होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। किसी स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यहाँ पर का फेलियर होता है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? वैसी स्थिति में आपका स्टेट इमरजेंसी लगेगा आर्टिकल 356 के तहत। वहीं अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें, तो इसी लेकर प्रावधान दिया गया आर्टिकल 360 के तहत। और यह कब लगता है? यह फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस,